हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का हमारा यहाँ पर पार्ट स्टार्ट होने वाला था। तो यूनिट 8 हम पीपीपी की आ चुके थे, जहां पर हमने पार्ट 1 ऑलरेडी लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो यहाँ पर एक आई बनकर आ रहा होगा, तो आप उस पर वीडियो पर क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो पर आप पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, तो ये बेसिकली स्कीम आई क्यों? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यहाँ पर ये है कि ये स्कीम इसलिए आई थी ताकि आरबीआई से आप बार बार परमिशन नहीं लो कि क्या आरबीआई में इतना अमाउंट लेकर जा सकता हूँ, क्या आरबीआई में इतना अमाउंट लेकर जा सकता हूँ, मुझे इस पर्पज से जाना है। तो इसीलिए इस स्कीम को लाया गया। तो एलिजिबल पर्संस कौन है? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, यहाँ पर माइनर्स भी इंक्लूडेड हैं। ये कॉर्पोरेट्स के लिए, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फर्म्स के लिए या फिर ट्रस्ट के लिए नहीं है। फैमिली रेमिटेंसेस जो हैं वो हमारी इंडिविजुअल लिमिट्स में अलाउड होती हैं और हम क्लब कर सकते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शंस को अगर ये अलाउड हैं और हमारे को ओन्ड हैं। ठीक है, तो अगर कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर करेंट अकाउंट दोनों अकाउंट्स आपके जा रहे हैं तो इनको हम क्लब कर लेंगे। परमिसेबल अमाउंट कितनी है, इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है और बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। ये है आपका 2,50,000 रुपीज या डॉलर्स, तो डॉलर्स में है। ठीक है, तो हर फाइनेंशियल ईयर में आप यहाँ पर 2,50,000 डॉलर्स ले जा सकते हो। अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन आप इस लिमिट में कर सकते हो, ऐसा कोई नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर आपका ये नहीं है कि स्मॉल वैल्यू हाई वैल्यू कुछ भी करो। बियॉन्ड लिमिट अगर आपको करना है तो आरबीआई से अप्रूवल लेना होगा। पर्पसेस किस किस के लिए इसको अलाउ किया गया है और किसके लिए अलाउ नहीं किया गया। तो जितने भी हमारे करेंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हैं इंडिविजुअल्स के लिए, उन्हें हमने अलाउ किया है। बैंड कहां पर है? तो ओवरसीज एक्सचेंजेस में हमें मार्जिन पेमेंट्स नहीं करने दी जाएगी। गिफ्ट अगर हमें किसी रेजिडेंट के फॉरेन अकाउंट में करनी है तो भी अलाउ नहीं है। और यहाँ पर कोई भी फेमा के अंदर जो भी हमारे ट्रांजेक्शन है, जैसे हमने देखा था शेड्यूल 1 में, तो आपके कैसे हैं, प्रोहिबिटेड है। शेड्यूल 2 में आपको गवर्नमेंट की अलग अलग बॉडी से यहाँ पर परमिशन लेनी है, तो सेम चीज इसमें जाएगी। कैपिटल ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो सबसे पहले तो एक फॉरेन करेंसी अकाउंट को ओपन कर सकते हो आप, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, जॉइंट वेंचर्स या फिर होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं अगर, तो उनको सेटअप कर सकते हो, और एनआरआई रिलेटिव्स के यहाँ पर लोन्स को आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। स्पेसिफिक फैसिलिटीज की बात करें तो अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो एक्सेप्ट नेपाल और भूटान, तो आपको 2,50,000 डॉलर तक पर फाइनेंशियल ईयर अलाउड है। ठीक है, अब ये कैश लिमिट यहाँ पर आपकी कंट्री टाइप से थोड़ी डिफर हो जाती है। जैसे अगर आप हज के लिए जा रहे हो तो हज में थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट अलाउड की जाती है। यहाँ पर अलग आपका इराक या सीरिया, लीबिया, यहाँ पर आप जा रहे हो घूमने के लिए तो थोड़ा अलग अमाउंट अलाउड है। गिफ्ट और डोनेशंस की बात करें तो 2,50,000 डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर है। एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो या फिर इमाइग्रेट हो रहे हो तो अगेन सेम अमाउंट आपकी रहेगी। मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव्स है अब्रॉड, तो ये सेम अमाउंट है कि आपके कोई क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड रहते हैं। और बिजनेस ट्रिप्स पर जा रहे हो, देखो अगर यहाँ पर आप खुद से पे कर रहे हो उस बिजनेस ट्रिप का तो 2,50,000 है। अगर यहाँ पर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको भेज रही है और उनको पैसा देना है तो ये अमाउंट आपकी कितनी भी जा सकती है, इस पर कोई रोक नहीं है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई जा रहा है तो बिना एस्टिमेट के तो आप 2,50,000 डॉलर तक ले जाओगे। अगर इससे ज्यादा चाहिए तो आपको डॉक्टर से या हॉस्पिटल से एक एस्टिमेट लेकर आना है। अच्छा, ये हो गया पेशेंट के लिए। और अटेंडेंट के लिए भी यहाँ पर अलग से लिमिट है जो कि है 2,50,000 डॉलर। तो अगर यहाँ पर एक पेशेंट और एक अटेंडेंट जा रहा है तो वो कितना ले जा सकते हैं, 5 लाख डॉलर तक ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर अब्रॉड पढ़ने जा रहे हो तो 2,50,000, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी की फीस ज्यादा है या कुछ और खर्चे हैं तो यूनिवर्सिटी से आप यहाँ पर रिटर्न में प्रूफ लेकर आओगे। और अदर परचेसेस यहाँ पर अगर आपको जैसे कि मॉडर्न आर्ट से रिलेटेड कुछ करना है तो लॉज लग जाते हैं। मोड्स की बात करें तो आप यहाँ पर अपने लिए एक फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड ओपन कर सकते हो। रेमिटेंसेस आपके डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी हो सकते हैं या बेनिफिशियरी के नाम पर। प्रोहिबिशंस में आपके पास में कोई भी बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। शेड्यूल 1 और 2 के ट्रांजेक्शन्स नहीं होने चाहिए। कैपिटल फ्लो आपकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो ब्लैकलिस्ट करी है कंट्रीज,
वहां पर आप नहीं कर सकते हो। रेमिटेंसेस किसी भी टेरर लिस्टेड एंटिटीज में नहीं होने चाहिए। प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर एक ऑथराइज्ड डीलर ब्रांच को हम डेजिग्नेट करते हैं, अपना एक फॉर्म A2 यहाँ पर सबमिट करेंगे और पैन कार्ड, ठीक है। पीरियड की अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर कितने टाइम में हमें जो फॉरेन, मान लो मैं यहाँ पर प्राइवेट विजिट के लिए घूमने गई, फॉर एग्जांपल यूएस घूमने गई, ठीक है, तो $2,50,000 लेकर गई थी, $1,50,000 यूज हो गए, $1,00,000 बच गए, तो मुझे वापस आकर 180 दिन के अंदर अंदर बैंक को ये डॉलर्स वापस करने रहेंगे, ठीक है। और $2,000 तक कैश में या फिर ट्रेड क्रेडिट या फिर यहाँ पर अनलिमिटेड कॉइन्स जो हैं वो भी हम रिटेन कर सकते हैं 180 दिन के बियॉन्ड, ठीक है। तो अगर यहाँ पर $2,000 ही होते तो मैं अपने पास में 180 दिन से ज्यादा इसको रख सकती थी। ऑपरेशनल एस्पेक्ट हमारे ऑथराइज्ड पर्संस के लिए क्या है, तो आपको फेमा के साथ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के साथ में और केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो करना है। रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स रखो कि भाई पैसा कहाँ यूज हुआ है। क्रेडिट यहाँ पर आपके कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेस में नहीं होने चाहिए अमाउंट। इसके अलावा सोर्स ऑफ फंड्स को वेरीफाई किया जाएगा कि ये जो पैसा है आप जो लेकर जा रहे हो कहाँ से आया है। एप्लीकेंट का खुद का अकाउंट या फंड्स यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। अगर रेमिटेंसेस करने हैं नॉन रेजिडेंट्स के लिए तो यहाँ पर टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा और हमारी जो रिवाइज सीबीडीटी की गाइडलाइंस हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना क्या करेंगे, ऑथराइज्ड डीलर्स इनको फॉलो कर टीडीएस कट कर लेते हैं। अब आती है बात इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो एक फॉर्मल, सिक्योर और फास्टर रेमिटेंस सिस्टम बनाया गया है इंडिया और नेपाल के बीच में। अब नेपाल से अगर यहाँ पर आपको पता होगा, जो लोग बॉर्डर्स पर रहते हैं, कि आपका ना ट्रेड होता है उनके साथ में, वो लोग रुपीस वगैरह में आते हैं जैसे नॉर्मल इंडिया में बाकी लोगों के साथ ट्रेड होता है। तो ये स्कीम आई मई 2008 में। तो नेपाल के जो राष्ट्रीय बैंक है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, उनके साथ कंसल्टेशन के बाद में आई। तो यहाँ पर हमने बात की कि भाई जो हमारे पास नेपाली ओरिजिन के वर्कर्स इंडिया में काम कर रहे हैं वो पैसा किस तरीके से अपनी फैमिलीज को वापस भेजें। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम का इंडिया का वो यूज कर ऐसे रेमिटेंसेस भेज सकते हैं। तो फास्टर, सेफर और सिक्योर रेमिटेंसेस हो जाएंगे नेपाल के किसी भी पार्ट में। सेलिएंट फीचर्स क्या है, तो टारगेट ग्रुप यहाँ पर कौन है, जो माइग्रेंट नेपालीज वर्कर्स इंडिया में काम कर रहे हैं और पैसा भेजना चाहते हैं अपनी फैमिलीज को। वन वे रेमिटेंसेस यहाँ पर होने हैं। तो इंडिया टू नेपाल ही इनिशियली लॉन्च किया गया। सीलिंग यहाँ पर 2 लाख रुपीस पर रेमिटेंस था, कि एक बार में 2 लाख रुपए भेज सकते हो। कैश ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर अगर किसी नॉन कस्टमर को करने हैं तो बैंक एक्सेप्ट करेगा कैश हमारे वॉक इन कस्टमर से या फिर नॉन अकाउंट होल्डर से। लेकिन अगर कैश रेमिटेंसेस हैं तो 50,000 रुपीज से ज्यादा का नहीं एक्सेप्ट होगा और लिमिट यहाँ पर ऐसे मैक्सिमम 12 ट्रांजेक्शन आप कैश में कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 6 लाख रुपए तक आप कर सकते हो पूरे एक साल में। अच्छा, करेंसी की बात करें तो फंड्स जो हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं इंडियन रुपीज में इंडिया में। पेमेंट हम बेनिफिशियरीज को उनके नेपाली रुपीज में कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो फैसिलिटी है वो दोनों ही अकाउंट होल्डर्स और नॉन अकाउंट होल्डर्स के लिए है। इवन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अगर उनके बैंक अकाउंट्स नहीं है तो भी वो यहाँ पर पैसा भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। केवाईसी रिक्वायरमेंट्स की बात करें हमारे नॉन अकाउंट होल्डर्स के लिए, तो इन्हें वैलिड डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल या फिर सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जो इनके एम्प्लॉयर ने इशू करा है। ऑपरेशंस की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग के लिए रेमिटेंसेस यहाँ पर जो नेपाल में भेजे जा रहे हैं वो डिफरेंट नेफ्ट बेंचेस में होते हैं। बैचेस में हो गया आपके एनसीसी मुंबई में। यहाँ एक डेडिकेटेड एसबीआई का पेमेंट गेटवे सेटअप किया गया है ताकि नेपाल में रेमिटेंसेस किए जा सके। पेमेंट अगर हम नेपाल में कर रहे हैं तो फंड्स यहाँ पर बेनिफिशियरीज को नेपाल स्टेट बैंक के थ्रू भेजे जाते हैं या फिर इनके अप्रूव्ड एजेंट्स। केवाईसी, सीएफटी, एएमएल कंप्लायंस की बात करें तो जो बैंक्स यहाँ पर इस रेमिटेंस को इनिशिएट करते हैं वो यहाँ पर पूरा का पूरा कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करेंगे ऑन द रेमिटर, जैसी कि हमारी केवाईसी एएमएल गाइडलाइंस है और हमारी यहाँ पर सीएफटी गाइडलाइंस है, ठीक है, कॉम्बैट ऑफ टेरर फाइनेंसिंग। कैश रेमिटेंसेस यहाँ पर अगर हमारे नॉन कस्टमर से हैं तो ये तभी एक्सेप्ट किए जाएंगे जब इनके पास में एक वैलिड आईडी प्रूफ है
और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल, एम्प्लॉयर इशूड आईडी सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ। और डिटेल्स यहाँ पर जो हमारी आईडी से है वो हम सिस्टम में कैप्चर कर रखते हैं। मैंडेटरी इंफॉर्मेशन की बात करें तो सेंडर का एड्रेस क्या है, टेलीफोन मोबाइल नंबर क्या है, बेनिफिशियरी का एड्रेस क्या है और कॉन्टेक्ट डिटेल्स नेपाल में क्या है। ठीक है, तो कौन पैसा भेज रहा है और कौन रिसीव कर रहा, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उनका नाम, दो सब चीजें होनी चाहिए, सेंडर की भी बेनिफिशियरी की भी। जो रिसीव कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी कहलाते हैं। अभी बोल रहे हैं फेमा के अकॉर्डिंग बेसिक क्राइटेरिया फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया इज द स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विच मस्ट बी फॉर अ मिनिमम ऑफ, कितने दिन तक आप इंडिया में रहोगे जब आपको यहाँ पर एक नॉर्मल ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा, तो ये है 182 डेज। ठीक है, ड्रॉल अगर यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का होगा बाय रेजिडेंट्स तो वो परमिटेड नहीं है फॉर विजिट टू। कहाँ पर अगर हम जाते हैं तो हमें यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज नहीं विड्रॉ कर सकते, भूटान में और नेपाल में। सीलिंग यहाँ पर हमारी जो परमिटेड है टू बी रेमिटेड अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इनिशियली कितना था, अभी तो 2,50,000 है, इनिशियली ये $25,000 था। रेमिटेंसेस अगर नेपाल इंडो रेमिटेंस स्कीम के अंडर हो रहे हैं तो वो नेफ्ट के थ्रू होते हैं। कितना हो सकता है, एक बार में अगर कैश है तो 50,000 और मैक्सिमम 50,000 के 12 ट्रांजेक्शन्स एक पूरे साल में हो सकते हैं। और अगर आप इंडिया से पैसा नेफ्ट के थ्रू भेजो तो कितना भेज सकते हो, 2 लाख रुपए एक रेमिटेंस के थ्रू भेज सकते हो। और इसी के साथ में हमारी ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हो जाती है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। टेलीग्राम पर क्विज डाल दी गई है, एक बार जाकर उसे लगा लेना। पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम और आईएफएस के मॉक्स आपको आरपी एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे, लाइव हो चुके हैं। ये फ्री मॉक्स हैं आपके लिए, जाकर एक बार लगा लेना तो आपको एग्जाम का लेवल समझ में आ जाएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने बैंकर फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, अब हमारी मुलाकात होगी कल। थैंक यू सो मच।